बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडेक्स नंबर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इसके एग्जांपल्स क्वेश्चंस समझाऊँगी फार्मूलाज के अकॉर्डिंग कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर नंबर 5 है, और अगर थर्ड ईयर में देखा जाए उसमें भी ये चैप्टर नंबर 5 है, और बी स्टैट्स जो आईकॉम का बी स्टैट्स है उसमें भी ये चैप्टर नंबर 4 कंसिडर होता है। तीनों क्लासेस के लिए ये चैप्टर मैंने बनाया है, ये वीडियो बनाई है। अभी आप आ जाएं इंडेक्स नंबर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर क्या है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल ऑफ और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। जी, इसका क्या मतलब है कि ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ एवरेज की, ऑफ एवरेज चेंज किसी भी वेरिएबल में, इन आ वेरिएबल, एक वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में, ज़्यादा वेरिएबल्स में, ये एवरेज चेंज को मेजर करता है। और ये एक मेजर है या एक नंबर है जो कि एक वेरिएबल में या ज़्यादा वेरिएबल में चेंज को मेजर करता है, एवरेज चेंज को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से या स्पेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि उस साल में तो चीनी की कीमत इतनी थी और इस साल में इतनी है, तो कितना चेंज आया ये इंडेक्स नंबर कहलाएगा। या कहेंगे कि उस मुल्क में तो चीनी की कीमत इतनी है और इस मुल्क में इतनी है, तो ये स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इसका चेंज मेजर हो रहा है एक वेरिएबल में। ये ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, वीट भी, शुगर भी, सब कुछ इसमें आ सकता है। वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हो गए, उनमें अगर कंपैरिजन हो तो वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में होगा, और एक वेरिएबल में हो तब भी इंडेक्स नंबर कहलाएगा। जी, इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, इट इज़ अ नंबर, एन इंडेक्स नंबर is called simple index when it is computed for a single variable. फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइसेस। जी, जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो कि हम फॉर एग्जांपल सिर्फ शुगर की कीमत को कंपेयर कर रहे हैं कुछ सालों में, या किसी दो मुल्कों के दरमियान वगैरह वगैरह, यानी कि वेरिएबल जब हमारे पास एक अकेला हो, सिंगल हो, और वो कोई भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइस, गोल्ड की कीमत के बारे में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हों कुछ सालों के दरमियान, तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट होता है एन इंडेक्स दैट is computed from two or more variables is referred to as a composite index. जी, इंडेक्स नंबर होता है दैट इज़ कंप्यूटेड, जो कि कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, इज़ रेफर टू एज अ कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स कहलाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, वीट, शुगर, गोल्ड, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो कंपोजिट इंडेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट इसके हैं फार्मूलाज। अब इसमें मैंने आपको इंडेक्स नंबर का तो बता दिया कि इंडेक्स नंबर आपके पास दो टाइप्स में आ रहा है, सिंपल इंडेक्स एंड कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, अब आगे इनको सॉल्व करना है, दोनों को, सिंपल को भी और कंपोजिट को भी। लेकिन ये दो फार्मूलाज हैं, दो कह लें कि मेथड हैं इनको सॉल्व करने के। एक है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है इसका ये फार्मूला है, कहते हैं इसको PON है, और इसका फार्मूला है PN/P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, PN/P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। PN हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ अ गिवन या करंट ईयर, और P0 है प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। यानी कि ऊपर जो है ना वो करंट ईयर की जो प्राइस होगी वो लिखेंगे, डिवाइड में हम बेस ईयर की जो होगी प्राइस वो लिखेंगे। ये हो गया फिक्स्ड बेस मेथड, और ये है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में क्या करेंगे, PN/PN-1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कि
चेन बेस मेथड में हम ये फार्मूला लगाएंगे, पी एन ओवर पी एन माइनस वन, डिवाइड में पी एन माइनस वन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें डिवाइड में n माइनस वन क्यों आया है, ये याद रखेंगे, जो माइनस वन है ना, ये इस n के साथ रिलेट कर रहा है, पी एन और n के साथ है माइनस वन, ओवरऑल माइनस वन नहीं है, इसके साथ माइनस वन नहीं है, इसकी सबस्क्रिप्ट के साथ माइनस वन है। इसका मतलब ये है कि ऊपर हम जो भी करंट ईयर लिखेंगे उस वो अगर n साल का करंट ईयर है, उससे एग्जैक्टली पिछले साल की प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा उससे पिछले साल की प्राइस इधर, नेक्स्ट इधर जो भी होगा उससे पिछले साल की प्राइस इधर। समझ आ गई आपको कि पी एन ओवर पी एन माइनस वन इसका फार्मूला है मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसमें पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 ये फिक्स्ड बेस मेथड है, और ये चेन बेस मेथड है, जिसको लिंक भी कहते हैं। चेन के नाम से पता लग रहा है ये दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसके पिछली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ये लिखा भी है, प्राइस ऑफ अ गिवन या करंट ईयर, प्राइस ऑफ अ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछला साल। नेक्स्ट आपके सामने सिंपल इंडेक्स नंबर की मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। अब सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट दो आपको बताए हैं ना, सिंपल है एक और एक कंपोजिट है। क्वेश्चन करने लगी हूँ फिक्स बेस मेथड से, यानी कि सिंपल को मैं फिक्स बेस मेथड से भी करूँगी और चेन बेस मेथड, दो मेथड आपको बताए ना। सिंपल को मैं फिक्स बेस मेथड से भी करूँगी, चेन बेस मेथड से भी करूँगी, फिर कंपोजिट को फिक्स बेस मेथड से करूँगी और चेन बेस मेथड। क्लियर? अभी फ़िलहाल सिंपल यानी कि एक वेरिएबल हमें गिवन हो और उसको मैं फिक्स बेस मेथड से करने लगी हूँ। कैलकुलेट इंडेक्स, पहला पार्ट है कि आपने 2011 को एज अ बेस ईयर लेना है। दूसरा पार्ट ये है कि आपने एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स लेनी है। ईयर हमें गिवन है, प्राइसेस गिवन है, पी ओ एन इज इक्वल्स टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन सब को आपने कैसे फाइंड करना है, फार्मूला मैंने आपको बताया है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है फिक्स्ड बेस मेथड का। जी, फिक्स बेस मेथड का ये फार्मूला है। कैसे सॉल्व करना है ज़रा गौर से आप देखें। 5.25 ऊपर लिखना है पी एन की जगह पे, डिवाइड में पी नॉट की जगह पे भी यही लिखना है, क्योंकि ये पहली वाली है ना, और पहले पार्ट में, ये पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है कि 2011 एज बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर, यानी कि पी नॉट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2011 की प्राइस जो कि है 5.25। तो 5.25 हमारे पास पी नॉट आ गया पहले पार्ट में, ये पहले पार्ट का कॉलम बना है। इसमें देखें करंट ईयर यानी कि ऊपर पी एन जो है ना, वो ये सारी वैल्यूज़ बारी बारी आएंगी। डिवाइड में आपने सबके पी 5.25 यानी कि यही जो आपके पास ये पहली वैल्यू है, ये वाली, सबके डिवाइड में यही लिखना है। 5.25 डिवाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर लिख लिया। 5.87 डिवाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6.12 डिवाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.50 डिवाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि हर वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके वैल्यूज़ आंसर आते जाएंगे। ये आपने लिख लेने हैं। और अगर आप इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट लगाते जाएं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि आपने पी नॉट कैसे लेनी है, यानी पी नॉट लेने के तरीके दोनों पार्ट्स में बताए गए हैं। सेकंड पार्ट में आपने लिखा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, कि पहले 5 साल जो हैं उनकी एवरेज, मतलब 1 2 3 4 5, पहले 5 साल ये बने, इनके सामने जो प्राइस है ये और ये पहले 5 साल की जो प्राइस है इनकी एवरेज, मीन्स ये आपके सामने सेकंड पार्ट में पी नॉट की वैल्यू निकाली गई है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, ये 5 साल की प्राइस लिखी है और डिवाइड में 5 लिखे, क्योंकि आपको पता है अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करें डिवाइड बाय 5 करें तो ये पी नॉट की हमारी वैल्यू आ गई 5.80। अब जो कॉलम बनाना है आपने, उसमें ऊपर पी एन और डिवाइड में पी नॉट में 5.80
जो अभी एवरेज निकाली है पहले 5 सालों की, डिवाइड में 5.80, डिवाइड में 5.80, डिवाइड में 5.80, सबके डिवाइड में 5.80 आएगा। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी है पी नॉट की वैल्यू। ऊपर क्या आएगा, ऊपर बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ आएंगी करंट ईयर में ना, करंट ईयर प्राइस में 5.25 डिवाइड 5.8, 5.87 डिवाइड बाय 5.8, 6.12 डिवाइड बाय 5.8, 6.5 डिवाइड बाय 6.12 डिवाइड बाय 5.80, 5.50 डिवाइड बाय 5.80 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये आपने आंसर्स ऐसे लिखते जाने हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी फिक्स्ड बेस मेथड की समझ आ गई हो। सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि हमारे पास ईयर के साथ सिर्फ एक ही कॉलम गिवन है प्राइसेस का। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम होते तो फिर ये सिंपल इंडेक्स ना होता, कंपोजिट होता। जी, आई होप फिक्स्ड बेस मेथड की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगी हूँ सिंपल में ही चेन बेस मेथड, यानी कि प्राइस एक ही कॉलम गिवन है प्राइस का, लेकिन ये चेन बेस मेथड से मैं आपको करवाने लगी हूँ कि ये चेन बेस मेथड क्या है। चेन बेस मेथड का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि पी एन ओवर पी एन माइनस वन, ये एन माइनस वन है, छोटा सा एन माइनस वन साथ लिखना है। जी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उससे डायरेक्ट पिछली वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू ये होगी। फॉर एग्जांपल 5.25 डिवाइड बाय 5.25, क्योंकि इससे पिछली वैल्यू कोई नहीं है तो इसी पे डिवाइड करेंगे। 5.25 डिवाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर लिख लिया। 5.87 इससे पिछली वैल्यू क्या है 5.25, इस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 6.12 ऊपर लिखा, इससे पिछली वैल्यू 5.87 डिवाइड में लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। 5.50 ऊपर लिखा, इससे पिछली वैल्यू 6.12 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। 6.25 ऊपर लिखा, इससे पिछली वैल्यू 5.50 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। 6.62 ऊपर लिखा, इससे पिछली वैल्यू 6.25 नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारे आपके आ गए हैं आंसर्स चेन बेस मेथड के अकॉर्डिंग। जब आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो पॉइंट के बाद तो काफ़ी सारे डिजिट्स होंगे ना, तो इंडेक्स नंबर में आप कोशिश करें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स, लेकिन वो भी राउंड ऑफ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 80 आगे तीसरा डिजिट होता 9, तो 81 मैंने कर लिए। 89 था ना, तो यहाँ पे मैं 81 कर लिया। 809 था तो 81 कर लिया है, बढ़ा लिया है। यहाँ पे भी अब आप देख लेंगे ना कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ का तो आपको पता है कि अगर थर्ड डिजिट बड़ा हो जाए 5 या 5 से ज़्यादा, तो हम दूसरे डिजिट को 1 नंबर बढ़ा लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास ये हैं। कंपोजिट का नाम ही मैंने आपको बताया है कि इसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, पहले तो सिर्फ आपको पता ना सिर्फ एक ईयर के साथ एक ही कॉलम गिवन था प्राइस का, और उसको हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं। कंपोजिट में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। चाहे सिर्फ ये 2 कॉलम होते तब भी ये कंपोजिट ही था। खैर इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कॉलम गिवन है वीट, राइस में से, और ये ईयर का कॉलम है। नेक्स्ट, अब ये कंपोजिट का आया है, इसको भी हमने इन दोनों मेथड से करना है, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। पहले सिंपल इंडेक्स को मैंने फिक्स बेस मेथड से किया है, चेन बेस मेथड से किया है। फार्मूला आपको पता है इसका, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, इसका चेन की वजह से पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों फार्मूलाज अब हमने कंपोजिट में करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी देखें फिक्स बेस मेथड आपके सामने मैं करने लगी हूँ। ये कैसे हमने करना है, ईयर का कॉलम हमें गिवन है, W का कॉलम गिवन है, वीट का, राइस का, R का कॉलम गिवन है, M का कॉलम गिवन है। ये 3 कॉलम्स हमें गिवन हैं, और आपको फिक्स बेस मेथड यानी कि इन तीनों के सेपरेट प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने हैं। फिक्स बेस मेथड में फार्मूला क्या मैंने आपको बताया है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि वीट का आपने प्राइस रिलेटिव, अब इसको हम प्राइस रिलेटिव्स कहेंगे। जो इंडेक्स नंबर हम इन तीनों के सेपरेट निकालेंगे उसको हम प्राइस रिलेटिव्स की हेडिंग दे देंगे।
अब 2.8 वीट में 2.8 है, 2.8 को 2.8 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 100 आंसर आ गया। 3.4 को 2.8 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 3.6 को 2.8 यानी फिक्स 2.8 पे ही सबको डिवाइड करना है, पहली वैल्यू पे ही। 3.6 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। 4 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। 4.2 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे कॉलम का वीट का हम प्राइस रिलेटिव निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आर का, राइस का भी आपने सेम पैटर्न पे सबको इस पहली वैल्यू पे डिवाइड करना है, हर वैल्यू को, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ पे लिख लेना है। यानी कि इस फार्मूले को आपने फॉलो करना है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस एम के कॉलम के लिए भी आपने प्राइस रिलेटिव बना लेना है, सबको इस पहली वैल्यू पे डिवाइड करके। ये 3 कॉलम आपके आगे हैं, वरना तो एक अकेला कॉलम होता है सिंपल, अगर मैं बात करूं उसमें एक अकेला कॉलम होता है, उसमें बस एक आप कॉलम निकाल लेते हैं और वो आपका आंसर होता है। यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम से फिर 3 ही आंसर आए हैं, तो हमने फाइनल आंसर 3 कॉलम्स में नहीं देना, एक अकेले आंसर में देना है। तो अब इन 3 कॉलम्स को एक कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई भी एवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी हम एवरेज यूज़ करेंगे, वो एवरेज मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, कह लें मॉड, ज्योमेट्रिक मीन हो सकती है, ये मुख्तलिफ एवरेजेस हैं। आप ज्योमेट्रिक मीन अच्छी एक एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए ना कि आपने फिर उसको इसकी एवरेज लेनी है, मीन लेनी है, या कहा जाए उसकी एवरेज आपने मीडियन लेनी है, क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है, ज्योमेट्रिक मीन लेनी है, तो आप वही यूज़ कर लें यहाँ पे, उसी कॉलम को बना लें। लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया था, तो हमने अर्थमेटिक मीन को प्रेफर करना है, ठीक है। अब ये 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम से एक कॉलम बनाना है। कैसे? पहली रो देखें, 1 2 3 3 वैल्यूज़ है ना, तीनों को प्लस करें और डिवाइड बाय 3 करें, आंसर जो मीन में लिख दें, क्योंकि मीन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यही होता है ना कि जितनी वैल्यूज़ को आपने प्लस किया है उसकी तादाद पे आपने डिवाइड करना है और आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट इसको और इसको तीनों को जमा करें और डिवाइड में आप इसका आंसर लिख लें। डिवाइड में आप 3 लिखें, 3 वैल्यूज़ को प्लस किए, डिवाइड में 3 लिखें और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को प्लस करें और 3 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को प्लस करें, 3 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मीन, यानी कि जो 3 कॉलम्स आपके आंसर आए थे उन 3 को एक कॉलम में कन्वर्ट करने का तरीका है, और ये हमारा फिक्स बेस मेथड है कंपोजिट में। यानी कंपोजिट यानी कि जब ज़्यादा कॉलम गिवन होते हैं उसमें हमने फिक्स बेस मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर ऐसे ये कॉलम बनाना है। नेक्स्ट कंपोजिट में चेन बेस मेथड हम कैसे करेंगे जी। कॉलम हमें यही तीनों गिवन है, ये वाले तीनों, क्वेश्चन यही है, ईयर गिवन है वीट राइस में से, ये तीनों कॉलम्स हमें गिवन हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कहा है कि आप चेन बेस मेथड यूज़ करें। अब यहाँ पे तो इसमें तो मैंने ये ईयर लिखा और साथ ये तीनों क्वेश्चन के कॉलम्स लिखे और फिर प्राइस रिलेटिव बनाया। यहाँ पे चूँकि जगह कम थी क्वेश्चन के 3 कॉलम लिखने की, यानी कि ये वीट राइस में से, तो वो मैंने कॉलम यहाँ पे स्किप कर दिए हैं, ईयर का कॉलम लिखा, उसके बाद डायरेक्ट जिसने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स बनाए ना इन तीनों के, तो यहाँ पर मैंने लिंक रिलेटिव बना दिया। इसको हम लिंक रिलेटिव कहते हैं क्योंकि ये चेन बेस मेथड है, तीनों कॉलम्स के लिंक रिलेटिव बना दिया। अब लिंक रिलेटिव का फार्मूला तो आपको पता है ना कि जैसे इसका फार्मूला चेन बेस मेथड का पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो चेन बेस मेथड में फार्मूला क्या है, पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें लिंक रिलेटिव आपने तीनों कॉलम्स का इस तरह से बनाना है कि इन सब वैल्यूज़ को बारी बारी किस पे डिवाइड करना है, अपने से पिछली वैल्यू पे। 2.8 डिवाइड बाय 2.8, क्योंकि इससे पिछली कोई वैल्यू ही नहीं है, 2.8 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ गया ये 100। 3.4 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। 3.6 डिवाइड बाय इससे पिछली वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया। नेक्स्ट 4 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि इससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया। 4.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया।
तो ये इनके हर एक को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये हमारे कॉलम्स निकल आए हैं। नेक्स्ट आपने राइस के लिए भी यही काम करना है कि क्वेश्चन में हर वैल्यू को उससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड करते जाना है। जैसे इसको अगर मैंने फाइंड करना है तो इसको इससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉलम राइस का आ गया। मेज़े का भी सेम पैटर्न पे इधर से कॉलम निकाल लेना है पिछली वैल्यूज़ पे डिवाइड करके। ये हमारे पास आ गया लिंक रिलेटिव, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास प्राइस रिलेटिव आया था और प्राइस रिलेटिव के 3 कॉलम को हमने एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया था मीन को यूज़ करके। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि लिंक रिलेटिव के 3 कॉलम मौजूद हैं और आपने इसको मीन इसका ले लेना है। ठीक है, इसका आपने मीन ले लिया। तीनों मीन आपको पता है कैसे लेना है तीनों, या अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन हो के आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है या आपने मीडियन लेना है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था तो आप इसका मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लें। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें, 3 पे डिवाइड करें तो आपका ये आंसर आ गया, ये मीन आ गया। नेक्स्ट चेन बेस्ड मेथड में एक ये एक्स्ट्रा स्टेप होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें चेन इंडिसेस निकालना होता है फाइनली, यानी कि मीन का कॉलम निकलने के बाद एवरेज का कॉलम निकलने के बाद यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है। इस कॉलम के बाद चेन इंडिसेस का कॉलम बनता है इस मेथड में। कॉलम कैसे बनाना है, पहली वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू है 100 है 100 लिखती। नेक्स्ट क्या करना है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 114 और डिवाइड आपने हमेशा 100 पे ही करना है। ये एक फार्मूले का कह लें डिवाइड में 100 है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 114, 100 मल्टीप्लाई बाय 114 डिवाइड आपने 100 पे ही करना है और फिर इसको सॉल्व करके आपने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो आंसर आया है ना इसका, यानी कि जिग आपने बनाना है, इसको इससे किया था, अब इसको इससे करना है। 114 मल्टीप्लाई बाय 104 और डिवाइड आपने 100 पे किया, 118.6 आ गया। नेक्स्ट इसको जिगजैग बनाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 118.6 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड आपने 100 पे कर लिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 128.81 मल्टीप्लाई पे करना है 105 और डिवाइड बाय 100, ये आपका फाइनल चेन इंडिसेस का कॉलम आ गया चेन बेस्ड मेथड में। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसमें चेन बेस्ड मेथड कंपोजिट में कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो ये वाला चेन बेस्ड मेथड का क्वेश्चन था ना, ये वाला सिंपल में, यानी कि एक कॉलम गिवन था और ये यहाँ पे पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसके बाद भी चेन इंडिसेस का कॉलम बनाना है। ये यहाँ पे भी स्टॉप नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है कि आपने इसके बाद भी चेन इंडिसेस का कॉलम बनाना है। चेन इंडिसेस आपको पता है पहली एज इट इज़, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने जिगजैग बनाना है। 111.18 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड आपने हमेशा 100 पे करना है। नेक्स्ट इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 करके यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करके लिख लेना है। ये कॉलम आपने चेन इंडिसेस का कंप्लीट करना है। चेन बेस्ड मेथड में हमने सिर्फ इधर स्टॉप नहीं कर लेना कि ये फार्मूले का निकाला, ये कॉलम निकाला तो यहाँ पे स्टॉप होगा। चेन इंडिसेस का कॉलम भी बनाना है। जैसे यहाँ पे मेन से चेन इंडिसेस बनाया ना, मैंने आपको सिखाया है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे इस कॉलम से चेन इंडिसेस में जाना है, तब आपका ये कंप्लीट होगा चेन बेस्ड मेथड का। जी आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी जो अभी मैंने बताया है, इंडेक्स नंबर का सिंपल और कंपोजिट दोनों, उसमें दोनों मेथड, चेन बेस्ड मेथड एंड फिक्स बेस्ड मेथड। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर, अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर को दो कह लेंगे ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर? अब पहले नंबर पे अनवेटेड इंडेक्स नंबर को हम पढ़ेंगे। इसमें मज़ीद 2 टाइप्स हैं और इसमें भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। इसके पहले 2 टाइप्स पढ़ेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर की, फिर वेटेड इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स पढ़ेंगे। जी इसकी 2 टाइप्स ये हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स ये हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है।
सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में फार्मूला ये है। अब देख रहे हैं ये बेसिक फार्मूला है Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला तो पीछे हम इंडेक्स नंबर में यूज़ करते रहे हैं, लेकिन साथ समीशन आ गया है। इसका क्या मतलब है कि समीशन यानी कि फार्मूला वही करना है, लेकिन साथ समीशन लगा देना। ये तो पहले हमने यूज़ नहीं किया ना, इसलिए एक डिफरेंट फार्मूला है। सिंपल एग्रीगेटिव नाम है इसका। इसके नामों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से इसके नाम याद करें। इस अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो टाइप्स हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव का फार्मूला बहुत आसान है, सेम फार्मूला लेकर समीशन लगा दें। और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, इसका फार्मूला भी बड़ा ही आसान है। एवरेज है ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, वही अर्थमेटिक मीन भी इसमें आ जाती है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यही होता है ना कि समीशन x ओवर n। तो समझे इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है। समीशन x की जगह पे हमने ये जो इंडेक्स नंबर हमारा होता है Pn/P0 ये लिख लेना है, और डिवाइड में k यानी कि k वही तादाद ही होती है। समीशन I Pn/P0 डिवाइड बाई k मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आ गया, और ये आपके पास फार्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव। ये दोनों फार्मूलाज बड़े ध्यान से आप देख लें और इनके नाम स्पेशली बड़े ध्यान से याद कर लें कि सिंपल एग्रीगेटिव है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन है, ये सॉल्व मैं आपके सामने करने लगी हूँ इस पहले मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। ठीक है, पहले मेथड से मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कमोडिटीज़ का कॉलम इधर है, 2 साल लिखे हुए हैं। 1957 का एक कॉलम दिया हुआ है, 1958 का दूसरा कॉलम दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको पता ना, ये है समीशन Pn ओवर डिवाइडेड बाय समीशन P0, यानी कि इसमें Pn का जो भी कॉलम है उस पूरे को सम कर लें और ऊपर लिख लें, P0 का जो भी कॉलम है उस पूरे को सम करके लें, डिवाइड पे लिख लें। यानी कि ये छोटा साल है, ये बड़ा साल है। छोटा साल जो है वो P0 होगा, छोटे साल को हम P0 कहेंगे कि P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर है, और बड़े साल को हम Pn कह लेंगे। इस कॉलम को जमा कर लें, इस कॉलम को जमा कर लें, इन दोनों को आप इस जगह पे पुट कर लें। Pn के कॉलम का सम इधर ऊपर पुट कर लें, और डिवाइड में P0 के कॉलम का सम डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर आ गया PON। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि ये आंसर आया सिंपल एग्रीगेटिव का। इसका मतलब क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ 1957, यानी कि इस पे बेस कर रहा है 1957 इस 95.7, ये आंसर है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स प्राइस इज़ डिक्रीज। 100 से पीछे है ना, 100 से पीछे होने का मतलब है कि ये जितने डिजिट पीछे है उतना ये डिक्रीज़ हुआ है। प्राइस इज़ डिक्रीज बाय 4.3%, ये पीछे 4.3% आया है, तो 4.3% ये डिक्रीज़ हुआ है इन प्राइस। 100 से अगर जितना ऊपर जाता तो हम कहते इतना इंक्रीज़ आया, 100 से ऊपर जितने डिजिट हम जाते। जी, ये पहला आपका टॉपिक हो गया है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। समझ आप, आई होप आपको आ गई होगी। इसमें 2 कॉलम्स गिवन हैं क्वेश्चन में, उन दोनों कॉलम का समीशन आप निकाल लें, और Pn का समीशन ऊपर लिख लें, P0 का समीशन नीचे लिख लें। नेक्स्ट, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में ये फार्मूला एवरेज के मुताबिक निकालना है कि समीशन ये Pn/P0, ये कॉलम एक बना होगा, उस कॉलम को जमा कर लेंगे और डिवाइड में k तादाद लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100। ये आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ, ये वाला। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, 2 कॉलम्स गिवन हैं, एक 1957 का, एक 1958 का। ठीक है, इन 2 कॉलम्स की सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 1958 निकालनी है। PON इज इक्वल्स टू समीशन Pn/P0 डिवाइड बाई k मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपके पास कैसे आया, ये ज़रा देखें कि आपने यहाँ पे ये देखें, छोटा साल है इसको हम P0 कह देंगे, बड़ा साल है इसको हम Pn कह देंगे। तो अब हमने यहाँ पे कॉलम बनाना है Pn/P0 का, यानी कि इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते जाना है। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसको इस पे डिवाइड किया 0.91, इसको इस पे डिवाइड किया 1.1, 1.12, 1.1,
1.5, 1.13, 1.08, ये हमारे पास कॉलम किसका बन गया, पी एन और पी नॉट का, यानी कि इसका कॉलम हमारा बन चुका है। अब इस कॉलम को जमा करना है, तो इधर से इस कॉलम को आप प्लस कर लें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी आंसर आया है आप उसको फिर और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी कर लें, बेशक आप इकट्ठा ही आप ये काम कर लें, या अगर ये नहीं करना ऐसे तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 इकट्ठा ही कर लेंगे आप, तो फिर ये फाइनल आंसर क्या बनता गया, 95.44, 91.43, 110.00, 112.00, 115.56, 113.33, 108.00। और ये एक किस्म का कह लेंगे यही कॉलम दोबारा से बन गया। आया कैसे है, इसको पी एन को पी नॉट पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इस पे डिवाइड किया, 100 ही है ना, सारी वैल्यूज 100 हैं, तो 100 पे डिवाइड किया और 100 से ही मल्टीप्लाई किया, इसलिए यही वैल्यूज़ यही कॉलम दोबारा हमारे पास आ गया। और इस कॉलम का सम क्या है, 745.76, इस पूरे की जगह पे ये लिख दिया, और फिर जब आपने ये लिख दिया ना 100, इसमें मल्टीप्लाई 100 इसमें शामिल हो चुका है, फिर हम ये 100 दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसमें चूँकि 100 इसमें इन्वॉल्व हो चुका है इस कॉलम के बनाने में, तो और ये इसका सम है डिवाइड बाय 7, यानी कि इसकी तादाद आप काउंट कर लें कितनी कितनी कमोडिटीज़ हैं, राइस, सॉल्ट, शुगर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे आपने डिवाइड करना है और ये आपका आंसर आ गया 106.5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 1957 टू 1958 बाय 6.5% इंक्रीज आया इसमें। क्लियर, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेकंड मेथड की सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये फार्मूला है जी। ये पहला इसका टॉपिक जो था अनवेटेड से रिलेटेड, वो आपका हो गया है कंप्लीट। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अभी टर्म है वेटेड इंडेक्स नंबर की टर्न है। वेटेड इंडेक्स नंबर में भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। अब देखें वहाँ पे क्या वर्ड था, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे है वेटेड इंडेक्स एग्रीगेटिव, प्राइस की जगह से सिंपल की जगह सिर्फ वेटेड आ गया है। उधर था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे वेटेड का वर्ड आ गया, ठीक है, वहाँ पे सिंपल था और यहाँ पे वेटेड, बस यही चेंज है, वही 2 फार्मूलाज, वही 2 मेथड्स हैं जी। इसमें वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के ये फार्मूलाज हैं, आपने ये पता भी हैं आपको पहले भी, लास्पियर इंडेक्स नंबर और इसका दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड, ठीक है, लास्पियर फार्मूले को बेस ईयर वेटेड भी कहा जाता है। दूसरा है पास्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको हम करंट ईयर वेटेड भी कहते हैं। तीसरा है फिशर आइडियल इंडेक्स। चौथा है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, ये हमारे पास चौथा मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट वॉल्श इंडेक्स नंबर, ये मेथड। अब इनके फार्मूलाज में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि इनको याद कैसे करना है। ये लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और ये कितने कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। मैं आपको थोड़ी सी निशानी बता देती हूँ कि आप ये देखें, ये फार्मूला देखें, ये बेसिकली क्या वही बेसिक फार्मूला नहीं है, पी एन ओवर पी नॉट बेसिक फार्मूला है ना। बस ये आपने पी एन ओवर पी नॉट लिखा, साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर पी है, पी लिखा है तो साथ यकीनन इसका वेट ऑपोजिट क्यू मल्टीप्लाई होगा। इधर भी पी लिखा है तो इसका ऑपोजिट क्यू, यानी कि क्यू तो यहाँ पे आपको समझ आ गई इसके एज अ वेट, क्योंकि वेटेड बीन के फार्मूला से ना, तो एज अ वेट आपने इसका ऑपोजिट प्राइस है तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। इस क्वांटिटी के साथ क्यू नॉट क्यों लगा, क्योंकि लास्पियर इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड, कि बेस जो वेट्स आपने यूज़ करने हैं उसमें बेस वाले यूज़ करने हैं। वेट आपने क्यू यूज़ किए हैं तो साथ क्यू नॉट बेसिस यूज़ करनी है। समझ आ गया आपको। और साथ समीशन मल्टीप्लाई बाय 100। आप पास्चर्स को देखें कि ये वही फार्मूला है बेसिक,
पी एन ओवर पी नॉट। साथ आपको पता है प्राइस है तो क्यू क्यू मल्टीप्लाई करना है, साथ क्या लिखना है एन एन। क्यों? क्योंकि पास्ट ईयर्स का दूसरा नाम है करंट ईयर वेटेड। करंट ईयर वेटेड होने की वजह से यहाँ पे नॉट नॉट था, बेस ईयर की वजह से यहाँ पे करंट की वजह से एन एन आ गया और डिवाइड समेशन समेशन मल्टीप्लाई बाय 100। फिशर में क्या करना है लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाय पास्ट ईयर्स समेशन, ये यहाँ पे लास्ट पेयर का फार्मूला सारा लिखना है मल्टीप्लाइड बाय ये पास्ट ईयर्स का फार्मूला सारा लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके फार्मूलास आगे लास्ट। अगर अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पेयर मल्टीप्लाई पास्ट ईयर्स, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इधर क्यों किया? इधर लास्ट पेयर का फुल आंसर लिखना है, ये वाला जो भी इसका फाइनल आंसर निकले तो 100 आंसर में शामिल होगा ना, और यहाँ पे पास्ट ईयर्स का फुल आंसर लिखना है उसमें भी 100 शामिल होगा। दोनों 100 ऑलरेडी शामिल हैं तो फिर हम बाहर सेपरेट नहीं लिखेंगे। लेकिन इधर देखें 100 दोनों में फार्मूलाज में शामिल नहीं है तो 100 इसका 100 स्क्वायर हो गया और 100 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकला तो सिर्फ 100 रह गया, इसलिए इधर नहीं लगाया और इधर लगाया क्योंकि इधर फाइनल आंसर है, यहाँ पर फाइनल आंसर्स नहीं हैं ये। और फिशर को याद रखें आइडियल बी कहते हैं, फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स बी कहते हैं। नेक्स्ट मार्शल एजवर्थ का फार्मूला है ये वाला, मार्शल एजवर्थ का फार्मूला है समेशन पी एन, ब्रैकेट में आपने लिखना है क्यू नॉट प्लस क्यू एन, इधर भी क्यू नॉट प्लस क्यू एन, बाकी ये फार्मूला तो वही है पी एन और पी नॉट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी और बल्कि याद भी होंगे इनके फार्मूलास, क्योंकि आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया गया है। वॉल्श इंडेक्स का फार्मूला क्या है? ये बेसिक फार्मूला पी एन ओवर पी नॉट, और यहाँ पे आप याद रखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। पिछले में मार्शल वाले में प्लस किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यू नॉट क्यू वन और अंडर रूट ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम सॉल्व करने लगे हैं इसको वेटेड इंडेक्स नंबर से, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर से। अब देखें क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया जाएगा, कॉमोडिटीज़ का कॉलम होगा और ये याद रखें आप ये जो वेटेड वाला हम करने लगे ना इसमें ईयर हमारे पास ऊपर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें ईयर आपको पता ना इधर लिखे हुए थे, ईयर का एक कॉलम था, एक प्राइस का कॉलम था, लेकिन अब ये वेटेड वाले क्वेश्चन में ईयर हमारे पास ऊपर होने चाहिए। अगर ऊपर नहीं लिखे हुए और यही लास्ट ईयर वगैरह पूछा है तो आप पहले उसको डाटा को सेट कर लें, यानी कि ईयर अगर यही ईयर इधर लिखे होते हैं ना तो आपने डाटा को पहले ऊपर सेट करना था, ईयर को ऊपर लेके जाएं, कॉमोडिटीज़ को इधर लेके आएँ। क्लियर? ये बड़े ध्यान से आपने इस चीज़ को देखना है। अब देखें ये कॉलम गिवन है, ये कॉलम गिवन है, ये कॉलम गिवन है, ये कॉलम गिवन है। प्राइस के नीचे 2 कॉलम है तो एक जो छोटा साल होगा ना उसको आपने पी नॉट कह लेना, ये खुद से नाम देने हैं। छोटे साल को पी नॉट प्राइस के नीचे है ना, और बड़े साल को पी एन, छोटी क्वांटिटी को क्यू नॉट और बड़ी क्वांटिटी को क्यू एन। तो ये 4 कॉलम्स हमारे बन गए। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में ये 3 पूछे हैं, मज़ीद अगर पूछे होते वॉल्श भी और मार्शल एजवर्थ भी तो वो भी आप निकाल सकते थे। मैं आपको ये 3 सॉल्व करने का तरीका बताऊँगी, नेक्स्ट आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इन तीनों के फार्मूलास हमारे पास ये हैं, ये तीनों फार्मूलास लिखे हैं। अब याद रखें फार्मूलास को सॉल्व कैसे करना होता है कि समेशन के आगे जो कुछ भी है उसका हमने कॉलम बनाना होता है। अब हमें पहला कौन सा कॉलम चाहिए? पी एन क्यू नॉट। तो ये चूँकि आ चुके हैं पी नॉट, पी एन, क्यू नॉट, क्यू एन, तो पहला पी एन क्यू नॉट चाहिए। पी एन ये कॉलम है, क्यू नॉट ये कॉलम, तो इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिख लें इसके सामने ही पी एन क्यू नॉट। ठीक है, पी एन के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? पी नॉट क्यू नॉट, डिवाइड में देखें पी नॉट क्यू नॉट, तो पी नॉट क्यू नॉट कैसे आएगा? इस पी नॉट के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट का आ गया आंसर। नेक्स्ट पी एन क्यू एन चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लास्ट पेयर के अकॉर्डिंग, पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग पी एन क्यू एन, तो ये कैसे आएगा? ये पी एन का कॉलम, ये क्यू एन का कॉलम मल्टीप्लाई करें तो ये निकल आएगा पी नॉट क्यू एन। कैसे आएगा? ये पी नॉट पहला कॉलम, पी नॉट और इधर से ये आखिरी वाला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास सारे कॉलम्स आ गए जो हमारे रिक्वायर्ड हैं, उनको लास्ट में प्लस कर लें, सम कर लें, तो ये हमारे
सम की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब लास्ट पेयर का फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, यानी कि ऊपर पी एन क्यू नॉट का जो सम है ये वाला, इसको डिवाइड में पी नॉट क्यू नॉट यानी कि इस सम को लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, ये आंसर आ जाएगा। पास्चेस का आपने सेम पैटर्न पे निकालना है और नेक्स्ट आपने फिर फिशर का निकाल लेना है सेम पैटर्न पे। आई होप वो आपका निकल आएगा, कोई इशू नहीं होगा जी। अब इसका दूसरा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे, अच्छा मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट ईयर का है ना सिलेबस, उसमें यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लास्ट पेयर पासेस फिशर वॉल्श वगैरह निकालें आप, यहाँ तक फर्स्ट ईयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड ईयर है ना, और बी स्टैट्स का भी, बी स्टैट्स का जो आई कॉम की बी स्टैट्स है वो भी यहाँ तक उनका टॉपिक ख़त्म हो गया इन वेटेड का। और नेक्स्ट अब जो मैं नेक्स्ट पेज पे टॉपिक समझाने लगी हूँ थर्ड ईयर का, बेशक आप फर्स्ट ईयर और बी स्टैट्स आई कॉम वाले स्टूडेंट्स ना देखें अब नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड नहीं है। पिछली सारी उनसे रिलेटेड भी थी और थर्ड ईयर से रिलेटेड भी थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन से ऑनवर्ड सिर्फ थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग सिलेबस है। कि मज़ीद जो सेकंड टाइप थी ना इसमें वेटेड में आपको सेकंड टाइप ये बताई गई थी। फर्स्ट टाइप तो हो गई, सेकंड टाइप अब मैं पढ़ने लगी हूँ, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ये अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसके क्या फार्मूलाज हैं। तो इसमें देखें लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चेस इंडेक्स नंबर, पालग्रेव इंडेक्स नंबर, इसमें भी वैसे ही फार्मूलाज हैं, लेकिन फार्मूलाज कैसे याद करने हैं ये ज़रा देखें। लास्ट पेयर का क्या फार्मूला था, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला अगर मैं देखूँ वो पीछे मैंने आपको सिखाया है कि पी एन ओवर पी नॉट और साथ आपने क्यू नॉट कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है। डिवाइड में देखें वही है ना, डिवाइड में पी नॉट क्यू नॉट वही है समेशन के साथ। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो क्यू नॉट तो ये तो वही है, लेकिन इस पी एन की जगह क्या किया गया, पी एन जो है ना ये वाला, इसको पी नॉट पे डिवाइड भी किया है और साथ मल्टीप्लाई पे पी नॉट किया है। यानी कि डिवाइड अगर इस पे पी नॉट किया है तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट क्यू नॉट। तो ये फार्मूला बन गया लास्ट पेयर का। पास्चेस का भी सेम पैटर्न पे बनाना है। यहाँ पे अकेला जो पी एन था ना, पी एन के साथ पी नॉट डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, बाकी वही पास्चेस का जो पिछला फार्मूला था वही लिखना है। पालग्रेव में आपने क्या करना है, ये ज़रा अपने फार्मूला याद करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिवाइड में पी एन क्यू एन, इधर भी पी एन क्यू एन, ठीक है। और यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट, ये तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कॉलम दिए हों, जैसे इसी क्वेश्चन के कॉलम गिवन हों, ये पी नॉट पी एन क्यू एन, तो आपने ये निकाले हैं ना लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर वगैरह। तो नेक्स्ट आप इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। यानी कि लास्ट पेयर के अगर मैं जिक्र करूँ तो आपने सबमिशन के आगे जो कुछ भी इसका कॉलम बनाना है, यानी कि पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करके आपने कॉलम बनाना है और फिर पी एन ओवर पी नॉट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों कॉलम्स को, इसको फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल कॉलम बन जाएगा, उसको जमा करेंगे ऊपर लिख लेंगे। डिवाइड में भी आपने ऐसे करना है। आई होप आप उसकी समझ आ गई होगी, फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा है ना इसमें बता दूं कि थर्ड ईयर में मज़ीद क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है, जस्ट इसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस कर सारे फार्मूलाज वही यूज़ करने हैं जो पीछे सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं वेटेड में, उससे पीछे भी। सिर्फ आपने फार्मूले में क्या करना है, रिप्लेस कर देना है पी को बाय क्यू, यानी कि पी की जगह पे क्यू लिख देना है और कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी फार्मूले को मैं देख लूँ, इसी फार्मूले में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जहाँ जहाँ पे पी है ना उधर क्यू लिख लें, इधर पी है इधर क्यू लिख लें, इधर पी है इधर क्यू लिख लें, इधर क्यू है इधर पी लिख लें, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, यानी कि आपस में ये रिप्लेस कर लें और फार्मूला सारे के सारे वही होंगे। तो वो पीछे हम प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ते रहें, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। यानी कि आपको पेपर में थर्ड ईयर में ये पूछा जा सकता है कि आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो ऐसा ना हो कि आप प्राइस इंडेक्स नंबर के फार्मूलास लिखते रहें। आपने फिर बड़े ध्यान से पहले प्राइस का लिख के ना फार्मूला रफ जगह पे, फिर उसमें रिप्लेस करना है पी की जगह पे क्यू। और ये क्वांटिटी में भी यही सारे लास्ट पेयर पासेस फिशर ये सारे आते हैं।
नेक्स्ट थर्ड ईयर में ही एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड आ जाता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं या वैल्यू रिलेटिव भी कहते हैं। ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू पी एन क्यू एन, ऊपर पी एन क्यू एन डिवाइड में पी नॉट क्यू नॉट। अगर इसको सेपरेट किया जाए तो वो ये बन जाता है पी एन ओवर पी नॉट क्यू एन ओवर क्यू नॉट, यानी कि प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी रिलेटिव। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर पेपर में कोई क्वेश्चन दे के कहा जाता है कि इसमें वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करें। वैल्यू इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपको जुबान ही आना चाहिए, पी एन पी नॉट क्यू नॉट। नेक्स्ट टेस्ट हैं कुछ, ये थर्ड ईयर में ही शामिल हैं, टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, सर्कुलर रिवर्स टेस्ट है। ये आप तीनों टेस्ट इनमें से भी कोई पेपर में आ सकता है। तो ये आपने, अगर आपको समझने हैं तो आप मुझे कमेंट करें वीडियो के नीचे, मैं आपको सेपरेट इसकी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि टेस्ट कैसे फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक रह गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसमें दो मेथड हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको हम CPI भी कहते हैं, CPI, ठीक है। और इसमें दो मेथड हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा मेथड है हाउस होल्ड बजट मेथड। अभी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है ना, इसका फार्मूला अगर देखें तो ये वही लास्पेयर वाला फार्मूला है, यानी कि कह लें कि वही फार्मूला उठा के इधर लिख दिया है, उसको नाम दे दिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हाउस होल्ड, और ये निकालना तो आपको आता है ना, कॉलम गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हैं। हाउस होल्ड बजट मेथड आपने कैसे फाइंड करना है, समीशन W और यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट डिवाइड बाय पी समीशन W मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे ये समीशन WI ओवर समीशन W, और W इज इक्वल्स टू पी नॉट क्यू नॉट, I इज इक्वल्स टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने फार्मूला याद करना है हाउस होल्ड बजट मेथड का, समीशन W लिखना है और साथ ये पी एन ओवर पी नॉट, यानी कि जब आपने सॉल्व करना है इसको तो एक कॉलम पी एन ओवर पी नॉट का बनाएंगे या उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जस्ट फिर यहाँ पे 100 खत्म हो जाएगा। तो पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100 का एक कॉलम बना लें, उस कॉलम को W के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें और फिर एंड में उसको जमा करके ऊपर लिख लें और समीशन W नीचे लिख लें। W किसके बराबर होता है, W इज इक्वल्स टू पी नॉट क्यू नॉट, यानी कि आपने एक कॉलम बनाना है पी नॉट क्यू नॉट का, उसको नाम देना है W का, और I का एक कॉलम बनाना है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करके। यहाँ पे अब इस रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं CPI से रिलेटेड। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारा हो गया है ख़त्म। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है आपने मुझसे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।